नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या विश्व स्तरीय सिटी के दावे हवाई। धार्मिक नगरी अयोध्या को विश्व स्तरीय स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावों के बीच जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मानसून की शुरुआती और हल्की बारिश ने ही स्थानीय प्रशासन के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रामघाट से खालेकापुरवा जाने वाले मुख्य मार्ग पर इस समय पूरी तरीके से जलभराव है और गहरे गड्ढों की चपेट में है यह मार्ग। इससे स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह मार्ग केवल स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं बल्कि अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रामघाट से खालेकापुरवा जाने वाला ये अंदरूनी रास्ता सीधे अयोध्या धाम बस अड्डे को जोड़ता है। जब भी मुख्य मार्गों पर भीड़भाड़ या रूट डायवर्जन होता है तो राम मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये एक प्रमुख वैकल्पिक मार्ग की भूमिका निभाता है। ऐसे महत्वपूर्ण रास्ते का बदहाल होना प्रशासन की घोर लापरवाही को दर्शाता है। तो हल्की बारिश में ही दावों की पोल खुल गई है। जलमग्न हुआ रामघाट खालेकापुरवा मार्ग आप तस्वीरों में देख सकते हैं। रास्ता आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ जल भराव और तालाब में रास्ता तब्दील नजर आ रहा है। हल्की बारिश में ही ये सारी व्यवस्था की पोल खुलती नजर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए, स्मार्ट सिटी का दावा करने वाला ये शहर और स्मार्ट सिटी की व्यवस्था का दावा करने वाला प्रशासन जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाया, सड़क को दुरुस्त नहीं कर पाया, नाले नालियों का निर्माण नहीं कर पाया, और अगर कहीं नाले नालियों का निर्माण है तो वो साफ नहीं हो पाए। शायद इसलिए जल भराव हुआ है। अगर व्यवस्था ठीक की जाती तो ये जल भराव शायद ना होता। आरपी सिंह हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी, अयोध्या में रामघाट खालेकापुरवा मार्ग पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा है। ये वैकल्पिक मार्ग है अयोध्या धाम बस अड्डे को जोड़ने वाला, और ये मार्ग अपनी बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है। कहाँ स्मार्ट सिटी इस रास्ते में दिखाई दे रही है आरपी? आपको बताना चाहूंगा, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गड्ढा मुक्त जो अयोध्या बनाना चाहते थे वो कहीं कहीं नाकाम साबित हो रहे, क्योंकि यहाँ का अधिकारी, यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी या फिर नगर निगम कहिए, पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रहा है। कारण ये है कि क्या ना हो, पहले रोड बनती है तो उसके बाद फिर सीवर डलवाते, फिर तार डलवाते। कहीं न कहीं इनके जो काम करने की शैली है वो कहीं कहीं निराशाजनक है कि जैसे रोड एक बार बने तो उसी में सीवर पड़ जाए, उसी में तार पड़ जाना चाहिए, उसी में पूरा कार्य हो जाना चाहिए। फिर कहीं न कहीं अपने या फिर कहिए कि क्या ना हो, कमीशन के कर्म में इस तरह से होता है कि पूरी तरीके से अयोध्या जो है पूरी तरीके से जलभराव में मग्न रहती है। और नगर निगम से अगर बात की जाए तो वो बताता है पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से हमने कर ली है, डीजल की व्यवस्था कर ली है, ये व्यवस्था कर ली है, वो व्यवस्था, मतलब अपर नगर आयुक्त तो ये कहते हैं। तो कहीं न कहीं वो कार्य को पूरी तरीके से केवल इन कागजों में दिखाई देती है, ये कहते हैं, वो करते नहीं है पूरी तरीके से। यहाँ का जो अयोध्यावासी है पूरी तरीके से दुखी है। जी हाँ बिल्कुल आरपी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल स्मार्ट सिटी के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है और किस तरीके से थोड़ी सी बारिश में ही जलभराव की ये तस्वीर साफ तौर पर दावों की पोल खोल रही है। और अब बात करेंगे बारिश में दम तोड़ रहा विकास। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां दरअसल विकास के बड़े बड़े दावों और भारी भरकम बजट के बाद भी जब निर्माण कार्य पहली बारिश में दम तोड़ दे तो जनता का गुस्सा होना लाजमी है। ग्रेटर नोएडा में ऐसी ही हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मात्र 15 दिन पहले आम जनता के लिए खोला गया एक आलीशान रेलवे ओवरब्रिज पहले ही मानसूनी बारिश में जवाब दे गया। इस ओवरब्रिज के निर्माण पर लगभग 858 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि खर्च की गई थी। इतने बड़े बजट के बाद उम्मीद की जा रही थी कि ये ओवरब्रिज क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाएगा और दशकों तक ये मजबूती से खड़ा रहेगा और लोगों के लिए आसान रास्ता मुहैया कराएगा। लेकिन हकीकत इसके उलट निकली, और हकीकत क्या है ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 858 करोड़ रुपए से बना ये ओवर ब्रिज किस तरीके से, किस क्वालिटी से बना है आप देख सकते हैं। जल भराव, उखड़ी हुई सड़कें, पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि किस क्वालिटी से, और ऊपर का डामर, ऊपर की गिट्टी
बारिश के साथ ही बह गई। अब आप अंदाजा लगाइए घटिया निर्माण किस स्तर का किया गया है। पहली बारिश में न सिर्फ गड्ढे में तब्दील हो गई सड़क, गिट्टियां उखड़ती नजर आई हैं और सड़क जो है वो गड्ढे में तब्दील हो गई है। और ये सड़क महज कुछ दिन पहले ही इसका उद्घाटन किया गया। 858 करोड़ रुपए की लागत से भारी भरकम राशि निर्माण हुआ और पहली ही बारिश में इसकी पोल खुल रही है कि इसका आखिर निर्माण किस गुणवत्ता से हुआ है। आप अंदाजा लगाइए, विकसित राष्ट्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं, विकसित राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और ऐसे निर्माण हमें विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाएंगे। आप खुद सोचिए और सवाल करिए। तो 858 करोड़ रुपए में बना ये रेलवे ओवरब्रिज घटिया निर्माण की कहानी बयां कर रहा है। और अब जब सवाल उठे हैं, मीडिया के कैमरे के सामने ये तस्वीरें आई हैं, तब अब फिर से उस पर लीपापोती की जा रही है। तो ग्रेटर नोएडा से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे राकेश सचान को राहत, सजा आदेश रद्द। कानपुर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को करीब 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 1 वर्ष की सजा को निरस्त कर उन्हें दोष मुक्त घोषित कर दिया। यह मामला वर्ष 1991 में नौबस्ता थाने में दर्ज हुआ था और वर्ष 2022 में निचली अदालत ने उन्हें 1 वर्ष की सजा सुनाई थी, जिसे चुनौती देते हुए उन्होंने अपील की थी। विशेष न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता ने सुनवाई के बाद निचली अदालत का फैसला रद्द कर राकेश सचान को बरी कर दिया। तो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, जिन पर आरोप था और 1 वर्ष की सजा कोर्ट ने दी थी और 35 साल पुराने इस मामले में अब उस सजा को चुनौती दी गई और अब निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया है और राकेश सचान को दोष मुक्त कर दिया गया है, जिससे राकेश सचान को बड़ी राहत मिली है। तो 35 साल पुराने केस में अब बरी हुए हैं कैबिनेट मंत्री राकेश सचान। सजा का आदेश जो है वो रद्द कर दिया गया है। मंत्री राकेश सचान जी का सन 1991 का एक मुकदमा था। ये मुकदमा इस बात का था कि नृपेंद्र सचान वगैरह 3 छात्र नेताओं की हत्या हुई थी। उस समय मंत्री जी भी छात्र नेता थे, तो उसके समर्थन में ऐसा पुलिस का केस है कि नृपेंद्र सचान के समर्थन में ये राइफल और बंदूक लेकर के सचान गेस्ट हाउस के पास गए थे। सचान गेस्ट हाउस के पास रात को 2 बजे एक कार में इनको और एक दूसरे व्यक्ति को बंदूक के साथ और राइफल के साथ पकड़ा गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता सारिका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सारिका, 35 साल पुराने मामले में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को दोष मुक्त कर दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला अब निचली अदालत के फैसले को रद्द कर दिया गया, जिसमें राकेश सचान को बड़ी राहत मिलती नजर आ रही। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं राकेश सचान और ये जो उनका मामला है ये करीब 35 साल पुराने आर्म्स एक्ट का मामला है, जिस पर कानूनी राहत मिलते हुए उन्हें बड़ी राहत मिली है। एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने जो मंत्री हैं उनको बड़ी राहत दी है, क्योंकि उनको 13 अगस्त 1991 का ये मामला है और उसमें 1 वर्ष की सजा हुई थी, जिसके बाद जो है
अब कोर्ट ने उनकी जो सजा है उसको निरस्त कर दिया है और उन्हें दोष मुक्त घोषित कर दिया है। तो एक आर्म्स एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके आरोपी बनाए गए थे, जिसमें सचान जी के पास से 1 राइफल और 9 कारतूस बरामद हुए थे, लेकिन उसका जो वैध लाइसेंस है वो प्रस्तुत नहीं किया गया था। उसके बाद ये जो है कार्रवाई करी गई थी। 8 अगस्त 2022 को ACGM सिटी की अदालत में राकेश सचान जी को सजा सुनाई गई थी और 1500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। उसके बाद अब जो है उनके बचाव में उनके अधिवक्ता गिरीश नारायण दुबे आए हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें एक बड़ी राहत पहुंचाई और दोष मुक्त भी करा दिया है। हाँ बिल्कुल शारिका, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो सजा का आदेश फिलहाल रद्द हुआ है, जिससे राकेश सचान को बड़ी राहत मिली है। MP MLA कोर्ट का ये फैसला, निचली अदालत के फैसले को रद्द किया गया। राकेश सचान को इस फैसले से बड़ी राहत मिली है। 35 साल पुराना ये आर्म्स एक्ट का मामला जिसको अदालत ने रद्द किया है और राकेश सचान को बड़ी राहत दी है। और अब बात करेंगे कार्यालय में आराम नहीं करना काम। औरैया की नगर पंचायत अटसू में कर्मचारियों की कथित लापरवाही का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में कार्यालय समय के दौरान कुछ कर्मचारी अध्यक्ष कक्ष में आराम करते नजर आ रहे हैं। मामले में जनसुनवाई की शिकायतों के निस्तारण में भी लापरवाही के आरोप लगाए गए हैं। वायरल वीडियो के बाद पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, कार्यालय में आराम करते कर्मचारी साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और जब आराम का समय हो फिर काम कौन करता है, आप देखिए। अब मामले में जांच की मांग उठ रही है, लेकिन जांच होगी, कार्रवाई होगी, ये अभी तय नहीं है। नगर पंचायत का ये वीडियो सामने आया है जिसमें कर्मचारी आराम करते नजर आ रहे हैं। ड्यूटी का ये समय है और ड्यूटी के समय जिस समय जनता का काम करना चाहिए इनको, जिसकी इनको तनख्वाह मिलती है, लेकिन साहब आराम फरमा रहे हैं, क्योंकि न तो उनकी कोई जवाबदेही है, ना तो उनसे कोई सवाल करने वाला है और ना ही उनके काम का कोई हिसाब लेने वाला है। इसलिए साहब तो आराम कर रहे हैं और साहब को समय पर वेतन मिल जाता है, उनके खर्चे चल रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। इसलिए जो काम इनको दिया गया है, जनता से जुड़ा काम, वो इनको नहीं करना है। और अगर वो काम भी करना होगा तो उसके लिए भी इन लोगों को पैसे चाहिए। उमेश अवस्थी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, जिस तरीके से कर्मचारियों के सोते हुए, आराम करते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं, लापरवाही के इन पर आरोप लगे हैं। काम करने के वक्त, ड्यूटी के वक्त आराम फरमाते नजर आ रहे हैं ये कर्मचारी। इनको तनख्वाह भी चाहिए, आराम भी चाहिए और काम इनको नहीं करना है। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि पूरा मामला औरैया जनपद की नगर पंचायत अटसू में है, जहां पर कार्यालय के दौरान कर्मचारियों के द्वारा जो अध्यक्ष के जो कक्ष है उसमें आराम करने का एक वीडियो है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमें वीडियो सामने आने के बाद जो नगर पंचायत की कार्य प्रणाली है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामले का संज्ञान जो है जब अधिशासी अधिकारी ईओ के पास पहुंचा तो उन्होंने लगातार जो कर्मचारी हैं उनके बचाव की बात की और जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो ऑफिस में आराम फरमा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं वो लोग तो दोषी हैं ही, और बल्कि जो अधिशासी अभियंता जो ईओ हैं उनकी भी जवाबदेही बन रही है। ईओ जो दिन में जब काम के दौरान, ड्यूटी के दौरान सरकार के सख्त निर्देश हैं कि अधिकारी ऑफिस में बैठकर मॉनिटरिंग करें, जवाब दें, जनता से मिलें। वहीं उनकी नदारत में कर्मचारी भी सोच रहे हैं कि साहब जब नदारत हैं तो आराम क्यों ना फरमाया जाए। तो उनके नदारत के दौरान साहब की लापरवाही के चलते अधिकारी भी मौज काट रहे हैं, एसी की हवा खा रहे हैं, जबकि सरकार का सीधा आदेश है कि जो एसी का कम से कम उपयोग करें, कम से कम पॉइंट पर चलाएं। तो इन अधिकारियों के जो ऑफिस में लगी एसीओं का जो फायदा है वो नदारत के दौरान कर्मचारी उठा रहे हैं। और नगर पंचायत जो नगर पालिका जो पंचायत अध्यक्ष है उसके जो अध्यक्ष कक्ष का ये वीडियो है, तो कहीं ना कहीं लगातार इन लोगों की जवाबदेही बन रही है और कार्रवाई की भी जो तलवार है वो इन लोगों पर लटक रही है। लेकिन फिलहाल देखने की बात यह होगी कि यह जो कार्रवाई है इन कर्मचारियों पर होती है या फिर जो जिम्मेदार अधिशासी अधिकारी है उन पर होती है। अब लगातार के न्यूज की जो टीम है वो खबर पर संज्ञान बनाए हुए है और प्रमुखता से संचालित कर रही है। और खबर चलने के बाद और जब मामला सुर्खियों में आया तो हड़कंप मचा हुआ है।
बिल्कुल उमेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम इस खबर पर अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे कार्रवाई क्या होती है उमेश, इस पर भी नजर रखिए, आखिर इन लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई होती भी है या नहीं होती है, क्योंकि ये गंभीर मामला है। जिस वक्त आप जनता के काम की आप ड्यूटी के पैसे ले रहे हैं, उस वक्त आप आराम कर रहे हैं। आखिर ये आप लापरवाही क्यों हो रही है? फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे घोटाले में बड़ी बरामदगी, आरोपियों में खलबली। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें घोटाले में बड़ी बरामदगी, आरोपियों में खलबली। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में कथित धान घोटाले की जांच तेज हो गई है। अब तक मामले में 6 एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी हैं और फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। आपको बता दें, लोहरा धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी गंगादास मानिकपुरी के घर और कार्यालय में तलाशी के दौरान पुलिस ने करीब 16 लाख रुपए नगद और बैंक पासबुक, कंप्यूटर और कई अहम दस्तावेज बरामद कर जब्त किए हैं। पुलिस का कहना है कि इन साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। एसपी धर्मेंद्र सिंह के मुताबिक मामले में नामजद सभी आरोपियों के ठिकानों पर जरूरत के अनुसार कार्रवाई होगी और फरार आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। हमारे जिले में कुल धान से संबंधित 6 मामले कायम किए गए हैं, जिनमें से 3 मामले अकेले लोहारा क्षेत्र के हैं, जिसमें एक प्रभारी थे, जो धान खरीदी के प्रभारी थे, वो गंगादास मानिकपुरी जी। उनके घर पे आज हमारे द्वारा उनकी गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दोनों उनके घर के तलाशी के दौरान लगभग 16 लाख रुपए नकदी प्राप्त हुए हैं और कई ऐसे कागजात प्राप्त हुए हैं जो संदिग्ध हैं। उनकी पुलिस जांच कर रही है। हमारी टीम, पूरी एक टीम गई थी, जिसमें डीएसपी मंडावी के नेतृत्व में ये टीम गई है। तो 16 लाख नकदी बरामद हुई है, 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, तलाशी फिलहाल जारी है, दस्तावेज खंगाल रही है पुलिस। कबीरधाम से ये अहम खबर। धान घोटाले की जांच तेज हो गई है, 16 लाख की नकदी बरामद हुई है, 6 लोगों पर एफआईआर जारी है। एफआईआर के बाद तलाश जारी है, दस्तावेज खंगाल रही है पुलिस। तो यह अहम खबर कबीरधाम जिले से आपको दिखा रहे हैं। धान घोटाले की जांच फिलहाल तेज हो गई है, पुलिस कागजों को और कागजात खंगाल रही है। 16 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है, 6 लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश फिलहाल जारी है। 16 लाख की नकदी बरामद हुई है, पुलिस दस्तावेज खंगाल रही है। धान घोटाले की जांच जो है वो तेज हुई है। तो बात कर रहे हैं अहम खबर की, कबीरधाम जिले से अहम खबर है। धान घोटाले में लगातार दस्तावेज पुलिस खंगाल रही है। 16 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नोहर दास हमारे साथ जुड़ गए हैं। नोहर दास, धान घोटाले की जांच जो है वो तेज हो गई है, पुलिस कागजात खंगाल रही है, 6 लोगों पर अब तक एफआईआर दर्ज हुई है, 16 लाख की नकदी मिली है और लगातार जांच आगे बढ़ रही है। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे? जी, कबीरधाम जिले में बहुत बड़ा मामला सामने आया है। धान घोटाले की जांच लगातार तेज हो रही है। धान उपार्जन केंद्र से बड़ी मात्रा में धान गायब होने के मामले में कबीरधाम पुलिस अब साक्ष्य जुटाने और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में 6 एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जबकि फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की अलग अलग टीम सक्रिय है। बता दें कि पुलिस ने लोहारा धान उपार्जन केंद्र प्रभारी गंगादास मानिकपुरी के निवास और कार्यालय में तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान पुलिस को लगभग 16 लाख रुपए नगद और बैंक पासबुक, कंप्यूटर तथा कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं।
पुलिस ने सभी सामग्री को जब्त कर जांच में शामिल कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि जब्त किए गए दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड से मामले की जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल नोहर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल दस्तावेज पुलिस खंगाल रही है, धान घोटाले की जांच तेज की गई है, 16 लाख की नकदी भी बरामद हुई है, लेकिन 6 लोगों की एफआईआर के बाद पुलिस तलाश तेज कर रही है, जांच फिर भी आगे बढ़ रही है और लगातार एफआईआर जिन लोगों पर हुई है उनकी तलाश जारी है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, बात करेंगे टावर से प्यार का पैगाम। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया थाना क्षेत्र के खेरटिया गांव में प्रेमी से शादी कराने की मांग को लेकर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। परिजनों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती नहीं मानी। बाद में पुलिस ने प्रेमी को बुलाने का आश्वासन देकर उसे समझाया। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद युवती सुरक्षित टावर से नीचे उतर आई। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। प्रेमी से शादी की जिद पर प्रेमिका टावर पर चढ़ गई। 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। इस दौरान पुलिस ने काफी उसको समझाया और आश्वासन देकर उसको नीचे उतारा है। तो मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती प्रेमी से अपनी शादी कराने की जिद पर अड़ी नजर आई। प्रेमी से शादी की जिद को लेकर वो टावर पर चढ़ गई और शादी कराने की जिद को लेकर वो टावर पर चढ़ी नजर आई। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आश्वासन दिया। उसके बाद 3 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद युवती सकुशल नीचे उतरी है। तो आश्वासन के बाद युवती नीचे उतरी है। अक्षय श्रीवास्तव हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, लखीमपुर से एक अब हैरत अंगेज घटना सामने आई है। यहाँ पर एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और शादी की जिद पर अड़ गई। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची है। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है? युवती सकुशल नीचे उतर गई है। मनोज जी बता दूं, पूरा मामला जो है जनपद लखीमपुर खीरी कोतवाली थाना क्षेत्र तुनिया का है। तुनिया में गांव पड़ता है, खेरटिया गांव में। क्योंकि युवती जो है एक तरफा प्यार करती थी, बता रहे हैं गांव के लोगों का कहना है। उसके बाद युवती की काफी प्रयास थी शादी करने के लिए। कहीं ना कहीं उसके परिजन जो है, लड़के के परिजन नहीं मान रहे थे। उसके बाद युवती जो है नाराज होकर टावर पर चढ़ गई। टावर चढ़ने के बाद जो है मोबाइल टावर चढ़ने के बाद काफी देर हंगामा हुआ। हंगामा करने के बाद जो है युवती को जो है उसके परिजन हो या फिर गाँव के लोग जो है सूझबूझ करके वो नीचे उतारे। उसके बाद मामला कहीं ना कहीं शांत हुआ। हाँ बिल्कुल, अच्छे इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मोबाइल टावर पर चढ़ी युवती को पुलिस ने आश्वासन देकर बमुश्किल नीचे उतारा है। 3 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। प्रेमी से शादी की जिद पर युवती टावर पर चढ़ी। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।